नमस्कार, न्यूज एट 4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ मेरठ से खबर, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार 2 लोगों की भी जान चली गई है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कार और बाइक की आपस में भिड़ंत हुई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि 2 लोगों की जान चली गई। कार में सवार 2 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा बाइक पर सवार जो 2 लोग थे उनकी भी मौत हो गई है। कुल मिलाकर सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। तो मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसा हुआ, कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई। भिड़ंत इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि 4 लोगों की जान चली गई, जिसमें कि 2 बाइक सवार बताए जा रहे हैं और 2 कार में सवार जो लोग थे उन लोगों की जान चली गई है। बड़ा हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत हो गई है। मेरठ से खबर आपको दे रहे हैं। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। कार में सवार 2 लोगों की जान चली गई है। वहीं मुरादाबाद में एक मुस्लिम दंपत्ति ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई और न्याय न मिलने पर धर्म परिवर्तन की बात कही। मामला कटघर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने अपने परिजनों और पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। एआईएमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुवेद और उनकी पत्नी समीना परवीन का आरोप है कि रुवेद की बहन बहनोई ने फर्जी मुकदमों में फंसा दिया है। संपत्ति से अलग करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में हिंदू धर्म अपना लेंगे। लोगों के टॉर्चर करने की वजह से हमारा जो बहनोई है मोहम्मद परवेज़, वो एक अधिवक्ता है और वो अपनी वकालत के बल पर गुंडाई दिखाता है। इनफैक्ट हमें कचहरी तक में पैरवी नहीं करने देता है। वो कहता है कि मैं वकील हूँ, तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी और मुझे दबाया जा रहा है कि किसी सूरत से मैं घर छोड़कर भाग जाऊँ और सारा माल दौलत मेरी बहन और बहनोई ले लें। इस स्टेप यह है कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। ये मोहम्मद परवेज़ भी समाजवादी का गुंडा है, बहुत पुराना। वहीं एआईएमआईएम नेता मोहम्मद रुवेद साबिर की पत्नी ने क्या आरोप लगाए हैं, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मजहब किस काम का? हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी, तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा। हम करेंगे फिर। तो मुस्लिम दंपत्ति की सीएम से गुहार है। अगर उनकी सुनवाई नहीं की जाती है तो धर्म परिवर्तन की बात वो कह रहे हैं। एआईएमआईएम नेता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। ओवैसी के पार्टी के नेता की ये मुख्यमंत्री से गुहार है, इंसाफ नहीं होगा तो धर्म परिवर्तन करेंगे। वहीं यूपी के बाराबंकी से बड़ी खबर, गोसाईगंज के सपा विधायक पर केस दर्ज कर लिया गया है। सपा विधायक अभय सिंह पर केस दर्ज हुआ है। सपा विधायक के करीबियों पर एक्शन लिया गया है। 2 करीबियों को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे के इंजीनियरों से रंगदारी मांगने का आरोप इनके ऊपर लग रहा है। रेलवे के इंजीनियरों से 2% कमीशन मांगने का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको यूपी के बाराबंकी से बता दें। गोसाईगंज के सपा विधायक अभय सिंह पर केस दर्ज हो गया है। इसके साथ ही उनके 2 करीबियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल रेलवे के इंजीनियरों से रंगदारी मांगी गई थी, आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वादी ने बताया कि कुछ बाहरी लोग साइट पर भी और ऑफिस में भी आकर पैसे की डिमांड करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं। वादी की तहरीर के आधार पर उचित एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। वहीं गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है।
अब प्रशासन ने IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम के नाम की संपत्ति को कुर्क किया है। बताया जा रहा है कि महुआ बाग इलाके में करीब 810 वर्ग मीटर का प्लॉट है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए आंकी गई है। बताया यह भी जा रहा है कि डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। सीओ सदर और एसडीएम सदर ने कुर्की की घोषणा की है। तो मुख्तार एंड फैमिली पर कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम की संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। अधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश के अंतर्गत एक कुर्की कार्रवाई की गई है। ये बेनामी अचल संपत्ति थी, लगभग 810 वर्ग मीटर थी, जिसे आज कुर्क किया गया है। किसकी थी सर ये ISI गैंग के जो लीडर मुख्तार अंसारी हैं, उनके माताजी के नाम पर थी। जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जो उनकी माताजी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। इसका बाजार मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपये। यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ में गरीब की सब्जी की दुकान उजाड़ी है। गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके की यह पूरी घटना सोशल मीडिया पर दुकान तोड़ने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। गरीबों की सब्जी की दुकान को किस तरीके से दबंग बर्बाद कर रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तरफ सरकार जहां लगातार गरीबों की मदद करने में जुटी हुई है, दूसरी तरफ दबंगों का कहर भी राजधानी में लगातार बरकरार है। किस तरीके से गरीब की सब्जी की दुकान को उजाड़ा जा रहा है दबंगों की तरफ से, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये वीडियो जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। गरीब की सब्जी की दुकान को दबंगों के द्वारा उजाड़ा जा रहा है। वहीं कानपुर में पुलिस ने सेंट्रल बैंक के 9 लॉकरों से जेवरात चोरी होने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में बैंक मैनेजर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार चल रहे बैंक के लॉकर इंचार्ज की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस ने 250 ग्राम वजन के जेवर बरामद किए हैं, जबकि आरोपियों के बैंक अकाउंट की डिटेल को खंगाला जा रहा है। बैंक मैनेजर और लॉकर इंचार्ज ने मिस्त्री और उसकी टीम के साथ मिलकर ग्राहकों के लॉकर खाली कर दिए थे। पुलिस ने लॉकर तोड़ने वाले मिस्त्री से पूछताछ और अभिलेखों की जांच की तो मामला खुलता चला गया। आपको बता दें कि बैंक लॉकर से चोरी 9 दिसंबर 2021 को की गई थी। सेंट्रल बैंक की फीलखाना शाखा के लंबे समय से उपयोग न हो रहे 29 लॉकर तोड़े जाने थे। बैंक मैनेजर राम प्रसाद लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय ने इस प्रक्रिया के साथ ही लॉकरों से चोरी की योजना बनाई थी। उन्होंने गोदरेज के लिए स्थानीय तौर पर काम करने वाली कंपनी पैन कमर्शियल के कर्मचारी चंद्र प्रकाश को अपने साथ मिला लिया था। चारों लोगों की संलिप्तता पाई गई है। जो राम प्रसाद उसके जो बैंक मैनेजर है, उसके चंद्र प्रकाश जो लॉकर ओपन करने वाला था, उसके 2 साथी करण और राकेश, इन चारों लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और इनको हम कल जुडिशियल रिमांड पे पेश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड भी इनकी लेंगे और जितना सामान जो गया है उसकी हम लोग बरामदगी के प्रयास करेंगे। वहीं कल राहुल गांधी के बयान के बाद आज बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मायावती ने राहुल गांधी के बयान को जातिवादी मानसिकता का बताया और कहा कि राहुल गांधी का दावा गलत है, वो राहुल के बयान का खंडन करती हैं। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने कभी दलितों के लिए कुछ नहीं किया। आपको बता दें, कल राहुल गांधी मायावती पर गठबंधन नहीं करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि मायावती को काशीराम या दलितों से कोई भी मतलब नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है।
और चलिए अब आपको मायावती का बयान सुनवाते हैं। आज जब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो किस तरह से वो कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए। मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए। और आइए अब आपको वो दोनों बयान सुनाते हैं कि गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने क्या दावा किया था और मायावती ने उसका क्या जवाब दिया। अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। इधर मायावती के बयान पर कांग्रेस ने ट्वीट कर पलटवार किया है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा है, प्रयागराज में एक दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, तब प्रियंका गांधी जी ने उस परिवार के आंसू पोंछे, हाथ थामा। दलितों के साथ अन्याय पर मायावती जी की चुप्पी के कारण ही दलित समाज सवाल पूछ रहा है कि बहन जी उस वक्त कहां थी। देखिए वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती के बयान पर कांग्रेस का पलटवार ये किया गया है और इसमें एक तस्वीर को भी पोस्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन आरोग्य मेले की सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जंगल कौड़िया पीएचसी पहुंचे और यहां जन आरोग्य मेले की शुरुआत की। इस जन आरोग्य मेले से लोगों को तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं एक ही जगह पर मुहैया हो जाएंगी। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की वजह से इस अभियान को स्थगित करना पड़ा था, लेकिन अब इस अभियान से सभी को जुड़ने का मौका मिला है। सीएम ने कहा कि 40 साल में जो बीमारी खत्म हुई है वो हमने 4 साल में खत्म कर दी।
तो गोरखपुर से जन आरोग्य मेले की शुरुआत हुई है। इसकी कुछ तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी। जन आरोग्य मेला है क्या? हर सुविधा एक ही जगह पर मुफ्त में लोगों को मुहैया कराई जाएगी और हर रविवार को प्रदेश में इस मेले का आयोजन होगा। हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में बेहतरीन कार्य करके अपने आप को साबित किया है। ये सामूहिकता की ताकत है, अंतर विभागीय समन्वय की ताकत है। जब आपस में मिलकर के हम किसी एक कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे और उतने ही रोचक होते हैं। आज प्रदेश भर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का फिर से शुभारंभ हो रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि हम तात्कालिक बीमारियों से तो हम लोगों को इनके निदान का उपाय तो बताएं, केवल रोगी को देखना ही नहीं है बल्कि उसके उपचार के लिए उसे दवा भी उपलब्ध करवाना है, आवश्यक जांचें भी करनी है, आयुष्मान भारत के कार्ड भी बनने हैं, संचारी रोग के बचाव के लिए भी उपाय के बारे में भी बताना, उसका प्रचार प्रसार भी करना है। फाइलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन सब से भी बचाव के लिए बेहतर उपाय कैसे हो सकते हैं, इस पर भी कार्य प्रारंभ करने हैं। अयोध्या में इस बार रामनवमी सबसे खास हो रही है क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से त्योहार सही से नहीं मना सके, लेकिन इस बार काफी धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान राम से 2.5 क्विंटल पंजीरी और 5 क्विंटल बूंदी का भगवान राम को भोग लगाया गया और उनकी आरती उतारी गई। तो राम की नगरी में भव्य समारोह की तैयारी की गई है जहां आज विशेष श्रृंगार किया गया। इसके साथ साथ भोग लगाया गया। और देखिए ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भी रामनवमी मनाई, जहां अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही थी, तो गोरखपुर में भी रामनवमी पर धूम है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए, उनकी पूजा कर रामलला को झूला झुलाया। इस दौरान भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया और उसी की ये कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम ने रामलला के दर्शन किए हैं, दर्शन पूजन के बाद झूला भी झुलाया है और उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे समाज को मर्यादा के मार्ग पर लेकर के मानवीय जीवन मूल्यों को उच्च आदर्शों के साथ जोड़ने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी पूरे देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी या भारत के अंदर जन्मे भी उपासना विधियों के अनुयायी निवास करते हैं, उनके द्वारा हर्षोल्लास के साथ यह आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या धाम में विशेष आयोजन चल रहे हैं और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी यह आयोजन हो रहा है उसके साथ श्रद्धालुजन बड़ी उत्साह और उमंग के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। तो योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के मौके पर जहां रामलला के दर्शन किए, पूजन किए, झूला झुलाए, इसके साथ साथ कन्या पूजन का भी पूरा कार्यक्रम रहा और उसकी ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया जहां छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया गया।
और उसी दौरान की ये तस्वीरें आप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं, किस तरीके से नवमी पर कन्या पूजन करते हुए मुख्यमंत्री आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, जहां छोटी छोटी उम्र की कई सारी कन्याएं भोजन के लिए बैठी हैं। उनका पूजन खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और आज पूजा के बाद कन्या पूजन किया गया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने पूजा की है और उसके बाद कन्या पूजन भी किया है। कन्या पूजन के दौरान की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब देखिए 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कन्या पूजन की अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कन्याओं के पैर खुद मुख्यमंत्री ने धोए हैं पूजन करने से पहले, उसकी पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कन्याओं की आरती की है। तीसरी सीएम ने जहां कन्याओं के माथे पर तिलक लगाया, पूजा की। चौथी जो तस्वीर है सीएम ने जब भोजन कराया उस दौरान की ये तस्वीर। और ये आखिरी और 5वीं तस्वीर जब एक छोटी सी बच्ची सीएम के साथ सेल्फी लेती हुई नजर आ रही है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। इस दौरान सीएम धामी ने पहले कन्याओं की आरती उतारी और उन्हें भोजन कराया। इस मौके पर सीएम धामी की पत्नी गीता धामी भी कन्याओं की आरती उतारी उन्होंने और भोजन कराया। अब ये देखिए गोरखपुर के बाद ये देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी ने कन्या पूजन किया है और कन्या भोज कराया है। रामनवमी के मौके पर जहां पूजा अर्चना मुख्यमंत्री ने की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी, और अपने अपने घरों पर कन्या पूजन भी किया है और कन्याओं को भोजन कराया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने भूपतवाला में बने एक नए आश्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आश्रम में चल रही भागवत कथा में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जब पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सीएम धामी ने भूपतवाला में बने एक आश्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आश्रम में चल रही भागवत कथा में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। वहीं बड़कोट में आंधी की वजह से अफरा तफरी मच गई। तेज हवा के झोंकों में कई पेड़ उखड़ गए तो वहीं लोगों के घरों के छत पर रखे टीन शेड भी उड़ गए। किसानों के खेतों में लगे पॉली हाउस भी आंधी तूफान से बच न पाए और पॉली हाउस को भी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं पॉली हाउस में लगी सब्जियों को भी काफी नुकसान हुआ है। देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेज आंधी की वजह से जो नुकसान हुआ है, अफरा तफरी हुई है, वो आपको देख सकते हैं। उधर पुरोला तहसील में चंदेली के पास एक कार के ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। उधर डुबाटा के पास खड़ी बस के ऊपर भी पेड़ गिर गया, जिससे बस क्षतिग्रस्त हो गई। ये देखिए कार की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से पेड़ गिर गया और कार में सवार जो 3 लोग थे वो घायल हो गए। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं डुबाटा के पास खड़ी बस की ये तस्वीर है, जिसके ऊपर से अचानक से पेड़ गिर गया और बस क्षतिग्रस्त हो गई। कोई भी बड़ा हादसा ऐसे में हो सकता था। तेज आंधी की वजह से घरों की छत उड़ गई, अचानक से पेड़ गिर गए और इन सब के बीच में बड़ा हादसा होते होते टला है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक कार के ऊपर पेड़ गिर गया, दूसरा बस के ऊपर पेड़ गिर गया। कार में 3 लोग पहले से मौजूद थे जो घायल भी बताए जा रहे हैं।